हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग पिछले क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद में मतलब कि इटली का एकीकरण कर दिए थे और जर्मनी का एकीकरण करना था। तो आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण करेंगे। तो देखिए दोस्त, आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लिए हैं? देख लिए हैं तो अच्छा है, और नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग का करना है जर्मनी में एकीकरण करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला देख लेते हैं कि का हम लोग पढ़े थे। जैसे देखिएगा पीछे हम लोग का पढ़े थे। जैसे इटली का एकीकरण हम लोग कर दिए थे। इटली का एकीकरण पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में कौन कौन ने योगदान दिया था, यानी कौन कौन भाग लिया था। तो पहला हम बताए थे मेजनी। दूसरा बताए थे काउंट काबुल। तीसरा बताए थे गैरीबाल्डी। तीसरा बताए थे गैरीबाल्डी। फिर आपको से पूछता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। 1871 में। फिर आप लोग से बताए थे कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी के। फिर बताए थे कि पेशे से नाविक कौन था, गैरीबाल्डी। कार्बोनानी दल के सदस्य कौन था, मेजनी। यंग इटली का स्थापना कौन किया था, तो मेजनी किया था। यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था, तो मेजनी किया था। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, यानी मेजनी के भी बारे में पढ़ लिए थे, काउंट काबुल के भी बारे में पढ़ लिए थे, गैरीबाल्डी के भी बारे में पढ़ लिए थे। गैरीबाल्डी के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन कौन किया था, लाल कुर्ती नामक। तो आप कोची मारना है, गैरीबाल्डी मारना है, इसको गैरीबाल्डी मार देना है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन कौन किया था, तो गैरीबाल्डी किया था। यह दक्षिणी इटली कहता है कि दक्षिणी इटली का एकीकरण अपने तलवार के दम पर कौन किया था, तो गैरीबाल्डी किया था। तो इसका भी ऑप्शन कौन सी होगा, गैरीबाल्डी। आगे हम लोग आज करेंगे एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करेंगे। किसका, जर्मनी के। आज जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया है उसका नाम है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क से क्वेश्चन आपको खूब पूछता है, इसलिए आज हम लोग बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। आवाज़ से आप लोग के डाउट खत्म हो जाएगा कि आप लोग इटली के एकीकरण में बिस्मार्क के भी मार देते हैं, लेकिन आज से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज से आप बिस्मार्क नहीं मारिएगा। तो देखिएगा, आज हम लोग का पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। आज हम लोग को पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। इसमें हम लोग को पढ़ना है, एगो व्यक्ति है जिसका नाम है बिस्मार्क। देखिएगा, बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बिस्मार्क जो था वो प्रासा के एगो शासक था जिसका नाम था बिलियन। क्या नाम था, बिलियन। बिलियन जो था ना, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। क्या किया था, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था, क्योंकि बिस्मार्क जो था ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, और ये भी राष्ट्रवादी था। बिस्मार्क क्या था, राष्ट्रवादी था। ये इसको भी मतलब लगता था कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। इसलिए विलियम को लगा कि हमको किसको मतलब प्रधानमंत्री नियुक्ति करना चाहिए था, बिस्मार्क के। तो इसलिए बिस्मार्क को क्या किया था, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति किया था। उसके बाद में बिस्मार्क जैसी वहाँ का राजा बना था जर्मनी का, तो सबसे पहले अपना काची किया था, सेना को मजबूत किया था। इसको लगता था कि बिना सेना, अगर मान लीजिए कि सेना अगर कमजोर रहेगा तो जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं होगा। ये ऐसा इसको लगता था, बिस्मार्क के लगता था। किसको, बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क से बारे में आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मार्क जो था किससे प्रभावित था। प्रभावित किससे था, तो हीगेल से। किससे प्रभावित था, हीगेल से था। बिस्मार्क जो था हीगेल से प्रभावित था। बिस्मार्क किससे प्रभावित था, हीगेल से प्रभावित था। उसके बाद में बिस्मार्क से क्वेश्चन और पूछता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये भी बिस्मार्क किया था। ब्लड एंड आयरन, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन। तो आपको कहेगा ना कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था, तो कौन किया था, बिस्मार्क किया था। कौन किया था, बिस्मार्क। बिस्मार्क से आपको कहा कि हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क था। कहा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क किया। एगो जर्मनी, देखिएगा जर्मन में एगो संसद होता है, जैसे भारत में कैसे होता है संसद, उसी प्रकार से जर्मनी के जो संसद का नाम है उसको बोलता है डाइट। जर्मनी के संसद का नाम है डाइट।
जर्मनी के संसद का नाम है, जर्मनी के संसद का नाम है डाइट। वहाँ का ही कोची था, प्रतिनिधि था, कोची था, प्रतिनिधि था पहले, मतलब इसमें का था, प्रतिनिधि था। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट का कोची था, प्रतिनिधित्व था, जर्मन डाइट के प्रतिनिधित्व था। इसने सबसे पहले राजा बना तो सबसे पहले अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 3 गो के साथ युद्ध लड़ा। एगो डेनमार्क के साथ लड़ा, एगो बिस्मार्क डेनमार्क के साथ लड़ा, एगो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, एगो फ्रांस के साथ लड़ा। यानी 3 गो के साथ युद्ध लड़ा है और उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया है। लेकिन 3 गो का, हम 3 गो से युद्ध लड़ा है तो हमने उसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 1864 में क्या हुआ ना, 1864 में, सबसे पहले 1864 में क्या हुआ कि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध हो गया। किसके बीच? डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध हो गया। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो जो ये बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क, वो मतलब अपना मन से क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या कर लिया, भाग ले लिया। किसकी तरफ से? ऑस्ट्रिया की तरफ से भाग ले लिया। किसको हराने के लिए? डेनमार्क को हराने के लिए। यानी 1864 में क्या हुआ कि डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या किया बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया की तरफ से भाग ले लिया। किसके तरफ से? ऑस्ट्रिया की तरफ से भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाग लिया। ये दोनों मिलकर क्या किया? डेनमार्क को हरा दिया। यानी ऑस्ट्रिया बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क को हराने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। काची हो गया? कामयाब हो गया। वो होल्स्टीन वहाँ जगह है, उस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कौन? ऑस्ट्रिया। ठीक ना, ऑस्ट्रिया क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद में 1866 में बिस्मार्क क्या किया ना कि यहाँ तो बिस्मार्क किसको सपोर्ट किया था? ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करके डेनमार्क के हरा दिया। लेकिन अबरी क्या किया ना कि बिस्मार्क टारगेट किसको कर लिया? ऑस्ट्रिया को कर लिया। किसको टारगेट कर लिया? ऑस्ट्रिया को टारगेट कर लिया। यानी कि अब देखिएगा, प्रसा जो था, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में 1866 में क्या हुआ? युद्ध हुआ। देखिए, सबसे पहले बिस्मार्क क्या किया कि ऑस्ट्रिया के सपोर्ट करके और डेनमार्क को हरा दिया, क्योंकि ये चाहता था कि अगर हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो 3 गो के देश के हराना जरूरी है। एगो डेनमार्क, एगो हो गया ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, एगो ऑस्ट्रिया, एगो हो गया फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस हो गया। ठीक ना, फ्रांस। तो डेनमार्क के तो हरा दिया, लेकिन अब बचा कौन? ऑस्ट्रिया बचा। तो क्या किया कि 1866 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर लिया। ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया और प्रसा के दोनों के बीच 1866 में युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम जो दिया गया वो सेडोवा का युद्ध दिया गया। इसका सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध। तो आप लोग से पूछता है कि सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ ले है कि सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग बोलिए कि 1866 में। फिर कहा कि किसके बीच हुआ था? प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। फिर कहा कि इसमें जीता था कौन? तो बोलिएगा कि जीता था प्रसा। हारा था कौन? तो ऑस्ट्रिया। कौन हारा था? ऑस्ट्रिया। अब देखिए, डेनमार्क के तो 1864 में हरा ही दिया। 1866 में फिर क्या किया कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया। किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद में 1870 में बचा कौन? फ्रांस। तो 1870 में क्या किया कि फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। यानी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया कौन? प्रसा। 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया प्रसा। इस युद्ध के जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया सेडोन का युद्ध। काची नाम दिया गया? सेडोन का युद्ध। किसका नाम दिया गया? सेडोन का युद्ध। इसको बोला गया सेडोन का युद्ध। देखिए, 1864 में डेनमार्क को हरा दिया ऑस्ट्रिया की सहायता से। उसके बाद 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, जिसको सेडोवा का युद्ध कहा गया। इसमें ऑस्ट्रिया हार गया। उसके बाद 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस का हो गया? हार गया। फ्रांस का हो गया? हार गया। अब देखिएगा, फ्रांस तो हार ही गया। उसके बाद भी देखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। 1870 में सेडोन का युद्ध, 1866 में सेडोवा का युद्ध। तो देखिएगा, इस सेडोन के ऊपर ये वाला होता है चंद्रमा जैसन। अगर इसको गोल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा एगो जीरो बन जाएगा ना, तो लास्ट में कोची है? जीरो है। यानी सेडोन का जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था। उसके बाद में सेडोन के युद्ध में क्या किया? प्रसा की फ्रांस को क्या कर दिया? हरा दिया। और उसके बाद में 1871 में क्या हुआ? संधि हुआ। उसको नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट की संधि बोला गया। फ्रैंकफर्ट की संधि। यानी 1871 में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। नीचे दिखाई नहीं देता होगा, ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा।
1871 में क्या हुआ ना कि 1871 में क्या हुआ, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। अब फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत फ्रांस का जो शासन था वहाँ पर ही वो प्रसा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, बोला फ्रांस बोला कि हम आपको क्या करते हैं, जो अधिकार कर लेता वो छोड़ के चल गया। और उसके बाद में 1871 में क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसके बाद जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण। तो अगर कहेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 10 मई 1871 के। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 10 मई 1871 के। और तो कहे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में होगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। देखिए बिस्मार्क जो था, हीगल के विचारों से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन कौन किया, बिस्मार्क। जर्मनी डाइट का प्रतिनिधि कौन था, यही था, बिस्मार्क था। उसके बाद डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के बीच कब युद्ध हुआ था, 1864 में। उसके बाद प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध यानी सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 में। उसके बाद सेडोन का युद्ध कब हुआ, 1870 में। उसके बाद 1871 में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ और इसके तहत में फ्रांस को क्या किया, वहाँ से जो अधिकार कर ले था वो छोड़ के जाना पड़ा। और 1871 में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो देखिए इटली का जो एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ। इसी के साथ क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन है, बिस्मार्क ना है। जर्मनी का एकीकरण करने वाला कौन है, बिस्मार्क है। यानी अब से आप लोग याद मत करिए, वो वाला में मत मार दीजिएगा इटली के एकीकरण में बिस्मार्क को। अब जर्मनी के एकीकरण में कौन भाग लिया था, बिस्मार्क लिया था। इटली के एकीकरण में भाग कौन लिया था, काउंट काबुल, गैरिबाल्डी और मेजनी भाग लिया था। ये 3 को व्यक्ति लिया था, भाग लिया था। उसके बाद में एक वाव देश है जिसका नाम है यूनान। क्या नाम है, यूनान। वो देश है जिसका नाम है यूनान। देखिए जो हम इटली अथी जिसको बोल रहे हैं, गैरिबाल्डी बोल रहे हैं, काउंट काबुल बोल रहे हैं, ये सब हम बना चुके हैं। यानी 2 वीडियो ऑलरेडी पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग पहले वो वाला देख लीजिएगा, वो फाइल में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में वो यूनान है, यूनान नाम है, यूनान एगो देश है, यूनान। तो देखिएगा पहले तो यूनान देखिएगा, तो यूनान कौन महादेश में है, तो इसे हम पहले ही बता दिए हैं, पहला वीडियो में बता दिए कि कौन महादेश में। यूनान जो है वो है यूरोप महादेश में। कहाँ है, यूरोप महादेश में। तो देखिएगा पहला तो क्वेश्चन यही कहता है कि यूरोप, अगर सबसे पहले यूरोप में अगर कहूँ सभ्यता का विकास हुआ था तो कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। यानी कहेगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है सभ्यता का पालना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। और यूनान पर जो अधिकार था ना वो तुर्की का था। किसका था, तुर्की वो सम्राट था जिसको ऑटोमन साम्राज्य बोला जाता था। तुर्की का जो अधिकार था वो किस पर था, यूनान पर था। यानी तुर्की का अधिकार जो था यूनान पर था। किस पर था, यूनान पर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यूरोपवासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो था वो प्रेरणा स्रोत रहा। यानी सबसे पहले जो साहित्य सब का विकास जो हुआ ना यूनान में हुआ। कहाँ हुआ, यूनान में हुआ। तो देखिएगा कहेगा ना कि यूनान पर किसका अधिकार था, तो तुर्की का था। किसका था, तुर्की का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो यूनान के कहते हैं। अब देखिए तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज। कहाँ के मरीज, यूरोप का मरीज, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है। यूरोप का कुछ बोला जाता है, मरीज बोला जाता है। यूरोप का क्या बोला जाता है, मरीज बोला जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज बोला जाता है। सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, यूनान में। यूनान में सबसे पहले सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। उसके बाद में देखिएगा कि तुर्की जब यहाँ पर अधिकार कर लेता तो यूरोप के लोग जो रहने वाला था ना, जो रहने वाले जो लोग था वो सोचा ना, यूरोप सोचा कि तुर्की से हम कैसे अलग हों, तुर्की से कैसे अलग हों। इसलिए उसने वो संगठन बनाया और जिसका नाम रखा हितेरिया फिलायक नाम रखा। क्या नाम रखा, हितेरिया फिलायक। कहेगा ना कि यूनान जो था तुर्की से अलग होने के लिए किस संगठन का स्थापना किया था, या किस संगठन का निर्माण किया था, या किस संगठन को बनाया था, तो हितेरिया फिलायक। कहे कि हितेरिया फिलायक नामक संगठन का गठन कौन किया था, तो यूनान के लोगों ने किया था तुर्की से अलग होने के लिए। हितेरिया फिलायक जो किया था स्थापना, एगो ओडिशा एगो जगह है, उस जगह का नाम पूछिए ओडिशा, वहीं पर ही किया था, हितेरिया फिलायक नामक गठन किया था। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में 1821 में क्या हुआ ना कि वो वहाँ के व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर चिपसिलाती नाम था, अलेक्जेंडर चिपसिलाती। एगो यूनान के एगो राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कैसे, मेजनी था, गैरिबाल्डी था, काउंट काबुल था, बिस्मार्क था। उसी प्रकार से अलेक्जेंडर चिपसिलाती जो था वो यूनान का क्या था, राष्ट्रवादी था। और सबसे पहले जो विद्रोह का शुरू करने वाला था यानी कौन था, अलेक्जेंडर चिपसिलाती, यानी मेन नेता बन गया। कौन बन गया,
अलेक्जेंडर चिपसिलाती जो था वो मेन नेता बन गया। इसी के साथ ही क्या किया कि वहाँ राष्ट्रवादी भावना को जगाने में कामयाब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1827 में वो घटना घटता है जिसको एगो नावरीनो की खाड़ी है, नाविरीनो की खाड़ी, नाविरीनो की खाड़ी है, नावरीनो की खाड़ी है, वहीं पर 1827 में क्या हुआ कि तुर्की और यूनान के बीच युद्ध हुआ। तुर्की और यूनान के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। ऐसे में क्या हुआ कि तुर्की एकदम हार गया। तुर्की क्या हो गया, हार गया। देखिएगा बात समझिएगा, यहाँ पर जो तुर्की का सपोर्ट करने वाला था ना उसका नाम था मिस्र, जिसका राजधानी अभी कहाँ है, काहिरा है। मिस्र कहाँ है, काहिरा। मिस्र का प्रसिद्ध है मम आप लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो तुर्की जो था ना सपोर्ट करने वाला वो मिस्र था, लेकिन यूनान का जो सपोर्ट करने वाला था इंग्लैंड था और रूस था, ऑस्ट्रिया था। ये सब चाहता था ना कि यूनान का हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। यानी यूनान चाहता था ना कि तुर्की जो यहाँ पर शासन कर ले उसको से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। यानी इसका जो सपोर्ट करने वाला था यूनान के जो आपको सपोर्ट करने वाला मिलेगा, यूनान के सपोर्ट करने वाला उसका नाम था कुछ नाम था, इंग्लैंड नाम था और रूस नाम था, ऑस्ट्रिया नाम था। लेकिन जो तुर्की का जो सपोर्ट करने वाला था उसका नाम था, क्या नाम था, मिस्र नाम था। तो देखिएगा कहा कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को। कहा कि तुर्की का अधिकार किस क्षेत्र पर था, यूनान पर। यानी यूनान पर किसका अधिकार था, तो बोल दीजिएगा तुर्की का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की का। हितेरिया फिलैक नामक संस्था गठन कहाँ के लोगों ने किया था, तो यूनान के। कहा कि अलेक्जेंडर चिपसिलाती कहाँ के मतलब कि राष्ट्रवादी नेता था, कहाँ के था, यूनान के था। कहाँ था, यूनान के। अब देखिएगा 1827 में क्या हुआ कि नावरीनो की खाड़ी ब्रिटेन में पड़ता है, ब्रिटेन भी एगो नावरीनो की खाड़ी है। वहीं पर क्या हुआ ना कि तुर्की और यूनान के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। इसमें तुर्की का हुआ ना कि बुरी तरीका से क्या हो गया, पराजित हो गया। क्या हो गया, तुर्की जो हुआ एकदम बुरी तरीका से पराजित हो गया। उसके बाद में तुर्की और यूनान के बीच में को संधि हुआ जिसको बोला गया एड्रियानोपल की संधि। उसको बोला गया एड्रियानोपल की संधि। 1829 में क्या हुआ, एड्रियानोपल की संधि हुआ। 1829 में क्या हुआ, एड्रियानोपल की संधि हुआ। इसके तहत क्या किया गया ना कि तुर्की जो था ना यूनान को स्वायत्तता दिया, यानी आधा आधा अधिकार दिया, यानी उसको आधा आधा स्वतंत्र किया, पूरा अधिकार नहीं दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा ना कि हमको आधा अधिकार नहीं चाहिए, हमको पूरा अधिकार चाहिए। क्या चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। तो 2 साल या 3 साल के बाद 1832 में क्या किया ना, 1832 में यूनान को क्या कर दिया, यूनान को आज़ाद कर दिया। यानी यूनान पर जो अधिकार था तुर्की का वो क्या कर दिया, हटा लिया। यानी यूनान का क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। 1832 में वो कुश्तुनिया के को संधि हुआ था, उसके तहत क्या कर दिया, यूनान को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। यानी 1832 में। तो कहेगा ना कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 में। कहा कि एड्रियानोपल की संधि किसके किसके बीच हुआ, तुर्की और यूनान के बीच बोल दीजिएगा। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ, 1829 में। हितेरिया फिलैक नामक संस्था का गठन कौन किया था, यूनान के लोगों ने किया था। अलेक्जेंडर चिपसिलाती कहाँ के नेता था, तो यूनान के था, राष्ट्रवादी नेता था। अलेक्जेंडर चिपसिलाती काजी था, राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद में कहा कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 में। सेडोन का युद्ध कब हुआ, 1870 में। सेडोन का युद्ध कब हो गया है, 1870 में जो हुआ है उस सेडोन का युद्ध हुआ है। सेडोन का युद्ध 1870 में। हीगल के विचार से कौन प्रभावित था, बिस्मार्क था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया, बिस्मार्क किया। जर्मन डाइट का प्रतिनिधित्व कौन था, बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क जो था जर्मन डाइट का प्रतिनिधित्व था, ठीक ना, बिस्मार्क। कहेगा ना कि जर्मनी के एकीकरण करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, बिस्मार्क नाम है। क्या नाम है, बिस्मार्क नाम है। कहे कि जर्मनी कौन सा महादेश में पड़ता है, तो आप लोग को कुछ ही बोलना है, यूरोप महादेश में। सब हम बता चुके हैं पहला वीडियो में, आप लोग पहला वीडियो जाकर पहले देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया, अधिकार खत्म हो गया और यूनान का हो गया, स्वतंत्र हुआ। एगो छोटा सा जिसका नाम है हंगरी, एगो छोटा सा देश है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी देश है, यहाँ पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का। कहाँ का अधिकार था, ऑस्ट्रिया का, ठीक ना, ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया का इस पर अधिकार था। देखिएगा हंगरी जो था ना, हंगरी की राजधानी होता है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। हंगरी का जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। इसका जो राजधानी उसका नाम है बुडापेस्ट। हंगरी का जो राजधानी बुडापेस्ट। इस पर जो अधिकार था वो ऑस्ट्रिया का था। किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का इस पर क्या था, अधिकार था। देखिएगा हंगरी में एगो राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी में 1848 में क्या किया कि वो यहाँ आंदोलन हुआ 1848 में। देखिए कैसे यहाँ पर 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलाती जो वहाँ के राष्ट्रवादी नेता था वो क्या किया था ना आंदोलन।
क्या किया था, आज़ाद करने के लिए यूनान के लिए आंदोलन किया था। उसी प्रकार से यहाँ एगो नाम था फ्रांसीसी डी का कोसुत नाम है, फ्रांसीसी डिक और उस दूसरा व्यक्ति का नाम है कोसुत। वो दोनों यहाँ पर क्या किया था, आंदोलन किया था। क्या किया था, आंदोलन किया था हंगरी को आज़ादी दिलाने के लिए। क्या किया था, हंगरी को आज़ादी दिलाने में, और हंगरी को आज़ादी दिलाने में दोनों सफलता भी इसको मिल गया था, यानी हंगरी को आज़ाद दिला दिया था। तो कहेगा ना कि हंगरी का राष्ट्रवादी नेता कौन था, हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था, आप बताइएगा कि कोसुत। काची नाम है, कोसुत, कोसुत नाम है। एक वाव के नाम है फ्रांसीसी डिक। का नाम है, फ्रांसीसी डिक नाम है, फ्रांसीसी डिक या डेक, फ्रांसीसी डिक नाम है, ठीक ना। ये वहाँ के कहाँ के नेता था, हंगरी के था। कहाँ के नेता था, हंगरी का। अब मार्च 1948 में क्या किया, मार्च 1948 में हंगरी पर से क्या कर दिया, इसका अधिकार खत्म हो गया। किसका, ऑस्ट्रिया का। किसका अधिकार खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया का। यानी कि हंगरी कब स्वतंत्र हुआ, तो 1848 में स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ, 1900 लिख दिया है, 1848। हंगरी कब स्वतंत्र हुआ था, 1848 में स्वतंत्र हुआ। हंगरी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यहाँ के जो अति के नाम था, इसका राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। कहा कि यहाँ के राष्ट्रवादी नेता का नाम क्या था, कोसुत और फ्रांसीसी डिक। का नाम था कोसुत और फ्रांसीसी डिक। कहा कि कोसुत और फ्रांसीसी डिक द्वारा आंदोलन कब किया गया था, हंगरी में, तो 1848 में क्या किया था, आंदोलन किया गया था। तो यही इतना था दोस्त, हम लोग के जर्मनी के एकीकरण करना था और यूनान का एकीकरण करना था, और तीसरा जो था हमने किया वो हंगरी का एकीकरण करना था। तो तीनों हम लोग क्या किए, एकीकरण कर लिए। इसी के साथ जो यूरोप में राष्ट्रवादी चैप्टर का हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए इसका 3 गो वीडियो है, पहला दूसरा वीडियो अपलोड करल है, तीसरा वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग पहले पहला और दूसरा देख लीजिएगा, और उसके बाद में फिर तीसरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।